सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 12 फरवरी। और आज हम सभी 12 फरवरी से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पहले हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो एक बार साथियों मैं आपको 11 फरवरी के करंट अफेयर के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो याद रखिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी परीक्षा पर चर्चा का कौन सा संस्करण था जो कि भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो इस बार दोस्तों ये 8वां संस्करण था इसका। एन बीरेन सिंह का नाम याद करिए। ये मणिपुर के दोस्तों मुख्यमंत्री थे और इन्होंने क्या है कि अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो कौशल भारत कार्यक्रम है, इसको कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो 2026 तक के लिए। गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड 2025 के बारे में बताया था मैंने, सॉरी 2024 के बारे में बताया था। यह भी किस कंपनी ने जीता था? तो ये जीता था कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। 2025 के भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो भारतीय जनता पार्टी है, इसने कितनी सीटें जीती थी? तो 70 में से दोस्तों इसने 48 सीटें जीती है, जबकि आम आदमी पार्टी को मिली थी 22 सीटें। ग्राम विकास के लिए जो विकसित गांव योजना है, यह भी उड़ीसा सरकार ने की थी। निर्भया कड़ी योजना को भी जो है अभी उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। वैसे तो दोस्तों मैंने को उड़ीसा से कहा कि टोटल कल 5 योजनाएं बताई थी और पांचों की पांचों नई योजना थी। तो कल की क्लास यदि आप लोगों ने नहीं देखी हो तो एक बार देख लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि साउथ अफ्रीका 20 लीग 2025 का जो खिताब है ये किसने जीता था? तो MI केप टाउन के द्वारा। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इस पर अभी किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया साथियों अमेरिका ने। भारतीय नौसेना प्रमुखों का जो सम्मेलन है 2025 वाला, ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो रेट है, इसमें कटौती कर अब कितनी कर दी है? तो 0.25%। संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में बताया था मैंने आपको 12वां क्वेश्चन, जो कि साइक्लोन था। और ये जो साथी साइक्लोन अभ्यास है, हर साल भारत और मिस्र के बीच में आयोजित किया जाता है। जबकि इसका इस बार आयोजन कहां पर किया गया है? तो राजस्थान के अंदर फील्ड फाइलिंग रेंज के अंदर। आयुब साथियों को 11 फरवरी के मैंने आपको जितने भी प्रश्न पढ़ाए थे वो सारे के सारे क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा। और आज का आपका जो पहला ही क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जो ICC है, इसने भी जनवरी 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी है। और ये जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है, ये हर महीने दिए जाते हैं पुरुष और महिला खिलाड़ी को। तो इस बार ये जनवरी 2025 का है। तो जनवरी 2025 में जो पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है, यह भी किससे चुना गया है? तो ये चुना गया साथियों वेस्ट इंडीज के जोमिल बारिकन को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, ये तो हो गई पुरुषों वाली बात। ये मैंने आप लोगों को बोला है कि महिलाओं में भी दिया जाता है। तो महिलाओं में किसे दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया की वेथ मुनी को। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, ये आपको जून महीने का याद रखना है 2024 वाला। क्योंकि इतिहास में ऐसा पहला मौका था जब ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए किसी एक ही देश के महिला और पुरुष खिलाड़ी को चुना था। और ये दोस्तों कोई और देश नहीं बल्कि अपने प्यारे भारत के खिलाड़ी है दोनों। जैसे कि जसप्रीत बुमराह को जून 2024 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया था। और महिलाओं में किसे चुना गया था? ये तो स्मृति मंदाना को। अब बात करते हैं हम लोग पहले ICC के बारे में। तो ICC की दोस्तों जो स्थापना है 1909 के अंदर हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो UAE के दुबई के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये 1 दिसंबर को इन्होंने पदभार संभाला है अमित शाह के बेटे जयशान। अब एक बार साथियों आप लोग इमेज में देखिए जोमेल बारिकन डेथ मुनी को। ये रहे आपके सामने इमेज में वेस्ट इंडीज के जोमेल बारिकन, जिनको पुरुषों में चुना गया है जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए। जबकि महिला में चुना गया है ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का साथियों आपको जो दूसरा क्वेश्चन है, ये रैंकिंग से संबंधित है। और वैसे तो दोस्तों आज मैं आपको रैंकिंग से संबंधित 2 प्रश्न पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि अभी भ्रष्टाचार जो धारण सूचकांक है, यानी कि ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स, ये भी दोस्तों जारी कर दी गई है। और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले मुझे आप लोग इस रैंकिंग का आंसर बताइए कि अभी जारी जो ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग है, इसमें भारत अभी किस स्थान पर रहा है?
तो लगातार दोस्तों तीसरे वर्ष बात इसमें तीसरे स्थान पर ही है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इस रैंकिंग के साथ ही जो शुरुआत है ये सन 2000 के अंदर हुई थी। ये रैंकिंग जारी किसके द्वारा की जाती है? तो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा, जो कि साथ ही एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। बात करते हैं हम लोग पहले सीड स्थान वाले देशों के बारे में। तो सीड स्थान में अगर देखोगे तो पहले स्थान पर दोस्तों चाइना रहा है, दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो कनाडा, और तीसरे स्थान पर है अपना प्यारा भारत। बात के बाद देखें तो चौथे स्थान पर साउथ कोरिया है और पांचवें स्थान पर है यूएई। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का सब्जेक्ट का जो तीसरा क्वेश्चन है ये दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो वर्ल्ड पल्सेस डे है ये हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल साथियों जो वर्ल्ड दलहन दिवस है ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस दिवस को दोस्तों मनाने का उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में दालों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। बात करते हैं हम लोग 2025 के लिए इसकी थीम क्या है, क्योंकि हर साल एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। आज का साथ आपको जो तीसरा क्वेश्चन है ये दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि वर्ल्ड जो पल्सेस डे है यानी कि विश्व दलहन दिवस ये हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल दोस्तों जी वर्ल्ड जो पल्सेस डे है ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो दालों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और हर साल साथियों किसी ना किसी विषय के साथ मनाया जाता है। तो 2025 के लिए इसकी थीम क्या है? तो 2025 के लिए इसकी थीम है पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। ये 2025 के लिए वर्ल्ड पल्सेस डे की थीम है, जिसका साथियों हिंदी में मतलब क्या है? तो दाल कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। लेकिन दोस्तों जो थीम है ये आप लोग इंग्लिश में याद रखेंगे। अब साथियों में आपको 3 मौसम ऋतु फसलों के बारे में रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्या है कि रेलवे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये 3 फसलें कौन कौन सी हैं? तो खरीफ ऋतु मौसम फसलें, रबी ऋतु मौसम फसलें और जायद ऋतु मौसम फसलें। तो इनके बारे में एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि साथ जो खरीफ की फसल है याद रखेंगे कि मानसून की फसल है और इनकी बुवाई की कब जाती है? तो जून और जुलाई महीने के अंदर। जबकि इनकी कटाई कब की जाती है? तो अक्टूबर महीने के अंदर। खरीफ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग खाद्यान्न फसलें के बारे में। तो खाद्यान्न फसलें में आपको क्या क्या आता है? तो एक तो आता है साथियों इसमें धान, दूसरा ज्वार, तीसरा बाजरा और चौथा मक्का। इसमें दलहन फसलों की बात करें तो मूंग, उड़द, सोयाबीन और जो लोबिया है ये दलहन फसलें हैं। और जबकि इसकी प्रमुख जो नकदी फसल है ये सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, अरंडी, कपास तथा तंबाकू है। अब बात करते हैं हम लोग रबी फसल के बारे में। तो रबी फसलों की यदि साथ आप लोगों से पूछे कि इनकी बुवाई की कब जाती है? तो अक्टूबर नवंबर महीने के अंदर। और जबकि इनकी कटाई जो है अप्रैल मई महीने के अंदर की जाती है। इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं रबी फसल के बारे में। तो रबी फसल की जो खाद्यान्न फसलें यह गेहूं, जौ। इसकी दलहन फसलों के बारे में पूछे तो मटर और चना है। तिलहन फसल की बात करें तो सरसों है। और जबकि नकदी फसलें कौन कौन सी है इसमें? तो गन्ना और बरसी। और जो तीसरी फसल है ये है दोस्तों जायद फसल। और ये जो जायद फसल है ये रबी और खरीफ ऋतु के बीच में सूखे मौसम में उगाई जाती है। और ये साथ ही जो फसलें ये अपने अंदर पानी का संचय करती हैं, जैसे कि तरबूज, खीरा और ककड़ी। और एक नोट पॉइंट में दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने स्लाइड में टाइप कर दिया है। आप लोगों से पूछेगा कि इनमें से कौन सी खरीफ ऋतु फसल है जो कि जायद ऋतु की भी फसल है? तो याद रखेंगे मूंग और उड़द वाली। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपका जो चौथा प्रश्न है ये प्रधानमंत्री से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो लेबनान देश है यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री हैं इनके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो साथियों क्वेश्चन है लेबनान के प्रधानमंत्री का, ये मैं आपको 12 जनवरी 2025 को ही पढ़ा चुका हूँ, लेकिन दोस्तों फिर से चर्चा में रहा है इसलिए मैंने आपको फिर से स्लाइड में टाइप कर लिया है। तो ये भी बन चुके हैं नवाब सलाम। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। दरअसल पहले आप लोग इमेज में देखिए नवाब सलाम को। ये साथी जो नवाब सलाम है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष बनने वाले पहले लेबनानी भी हैं।
और इनको क्या है कि अभी लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बात करते हैं लेबनान के बारे में, तो पहले दोस्तों मैप में लोकेशन देखिए लेबनान की। ये आपको जितना ग्रीन कलर से हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है जो कि पश्चिम एशिया के लेवेंट क्षेत्र में है, ये दोस्तों आपका लेबनान है। लेबनान की अगर आप लोग सीमा देखोगे तो एक तो दोस्तों साझा करता है ये सीरिया के साथ, दूसरी इसकी जो सीमा लगती है ये इजराइल देश के साथ लगती है, और इधर लगती है इसकी सीमा भूमध्य सागर के साथ, और इधर दोस्तों ये साइप्रस के साथ भी घिरा हुआ है लेबनान। बात करते हैं हम लोग राजधानी के बारे में, तो यहाँ की राजधानी बेरूत, मुद्रा की चलती है तो लेबनानी पाउंड, और जबकि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है तो जोसेफ कौन। अब एक बात दोस्तों तो आज के ज्ञान खंड देखिए, मैं आपको लेबनान के पड़ोसी देशों के भी राष्ट्रपति के बारे में रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि यहाँ के भी दोस्तों नए बने थे। जैसे कि मोहम्मद गाजी जलाली का नाम याद करिए, ये कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने थे तो ये दोस्तों सीरिया के बने थे। अब्दुल मजीद तैबून की बात करें, ये भी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, ये बने थे सब अल्जीरिया देश के। और ईरान के भी नए राष्ट्रपति बने थे, इनका क्या नाम था तो मसूद पेजेश्कियान। अब आज का आप लोग पांचवा क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो पांचवा क्वेश्चन है यह अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो इस्पात मंत्रालय है इसमें जो निदेशक है ये भी कौन बने हैं, तो ये बन चुके हैं अभी मेमुन आलम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो मेमुन आलम है ये 2007 बैच के IRS अधिकारी हैं, और इनको भी केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत जो इस्पात मंत्रालय है इसमें निदेशक नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति की बात करें तो अगले 5 वर्षों के लिए की गई है। अब बात करते हैं हम लोग वर्तमान में कि केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री कौन है, तो ये SD कुमारस्वामी है। अब एक बार दोस्तों लोग बाकी के नाम और देखें, जैसे कि जो बी नारायण नारायण है, याद करिए अभी कौन बने थे, तो ये दोस्तों इसरो के अध्यक्ष बने थे। दूसरा इसमें नाम लिखा है आशुतोष अग्निहोत्री। ये जो दोस्तों आशुतोष अग्निहोत्री है, इनको भी जो भारतीय खाद्य निगम है इसका चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। जबकि उसमें जो फैज अहमद किदवई है, ये नाम भी मैंने अभी आपको पढ़ा है, इनको भी डायरेक्टर जनरल ऑफ जो सिविल एविएशन है इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के छठवें क्वेश्चन की ओर। आज का दोस्तों आपको जो छठवा क्वेश्चन है इस पे आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए। है तो दोस्तों ये खाली बनने क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भ्रष्टाचार के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है इसके द्वारा प्रतिबंधित होने वाली जो पहली महिला क्रिकेटर है ये भी कौन बनी है, तो ये बन चुकी है सोहेली अख्तर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो दोस्तों आपको इमेज में दिखाई दे रही है यही है सोहेली अख्तर, और इनको क्या है कभी 11 फरवरी को भ्रष्टाचार के आरोपों में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है इसके द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। और है कहाँ की, तो ये दोस्तों बांग्लादेश की है। इन्हें साथ ही प्रतिबंध किया क्यों है, तो इन्होंने 2030 के अंदर क्या है कि T20 विश्व कप के दौरान मैच फिक्स करने का क्या है कि प्रयास किया था, और इसी में इनको दोषी पाया गया है। और इन पर प्रतिबंध कितने साल का लगाया गया, तो 5 साल का। तो ये तीनों पॉइंट जो है आप लोग याद रखिएगा। अब आज का आप लोग 7वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथ जो 7वां क्वेश्चन है इस पे आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि साथ ही अभी जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ये भी जारी कर दी गई है। और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो भ्रष्टाचार धारण सूचकांक है 2024 इसमें भारत की जो रैंक है ये क्या रही है। अगर पिछले बार की तुलना में देखेंगे तो साथ ही 3 स्थान की गिरावट देखी गई है, और इसमें भारत की जो रैंक है ये 96 भी रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। एक तो दोस्तों आप लोग ये याद रखेंगे ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ये जारी किसके द्वारा की जाती है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। और इस रैंकिंग के अनुसार 180 देशों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें भारत 180 देशों में 96 स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग में साथ जो पैमाने का उपयोग किया जाता है ये 0 से लेकर 100 तक के पैमाने का उपयोग किया जाता है। यानी कि साथ जिस भी देश का पैमाना 0 आंका गया है वो सबसे भ्रष्ट देश है, और जिस भी देश का पैमाना 100 आंका गया है वो सबसे ईमानदार देश है। साल 2024 में भारत का पैमाना क्या आंका गया है, तो 38 है। अब बात करते हैं लोग कि इससे पहले भारत की रैंकिंग क्या थी, यानी कि 2030 और 2022 में। तो 2030 में भारत क्या है कि 39 स्कोर के साथ 93वें स्थान पर था, और जबकि 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो 40 स्कोर के साथ भारत था 85वें स्थान पर।
अब बात करते हैं 2024 में भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग क्या है। तो चीन के साथ जो रैंकिंग है भारत से अच्छी है। भारत चीन है 76वें स्थान पर, श्रीलंका है भारत के खराब स्थान पर यानी कि 121वें स्थान पर है श्रीलंका। पाकिस्तान की रैंक है 135 और जबकि बांग्लादेश जो है ये 149वें स्थान पर रहा है। अब इसके साथ हम लोग बात करते हैं शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में। तो शीर्ष स्थान पर यदि आप लोग देखोगे तो पहले स्थान पर साथ डेनमार्क रहा है, दूसरे स्थान पर है फिनलैंड और तीसरे स्थान पर बात करें तो सिंगापुर रहा है। अब बढ़ते हम लोग आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। आज का दोस्तों आपको जो 8वां क्वेश्चन है ये स्पोर्ट से संबंधित है और 38वें राष्ट्रीय खेलों से ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो 38वें तीरंदाजी नेशनल गेम है इसमें जो अमनदीप पिलानिया है इन्होंने अभी कौन सा मेडल जीता है। ये जो साथियों अमनदीप पिलानिया है ये हरियाणा की जिंदगी है और इन्होंने अभी 38वें जो तीरंदाजी नेशनल गेम है इसमें गोल्ड मेडल जीता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब बात आती है आपको 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि साथ जो 38वें राष्ट्रीय खेल है ये उत्तराखंड के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं। कब से लेकर कब तक? तो 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक। इसकी मसाल को क्या नाम दिया था? तो तेजस्विनी। शुभंकर था इसका साथी मौली और जबकि खेलों के लिए टैगलाइन क्या थी? तो संकल्प से शिखर था। और इस बार खेल में जो है ये 32 खेल शामिल है जिसमें से 4 जो है ये प्रशासन खेल है। एक तो इसमें मलखम, दूसरा कलारी पट्टू, तीसरा है राफ्टांग और चौथा है योगासन। अब आज का आप लोग 9वां प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आप लोगों से 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी चेन्नई ओपन 2025 टेनिस को जो है अभी किसने जीता है। तो अभी चेन्नई ओपन 2025 जो टेनिस का खिताब है ये जीत लिया है किरियन जैक ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथियों किरियन जैक लेट है ये फ्रांस के हैं और इन्होंने 2025 के चेन्नई ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। जबकि इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने स्वीडन के एलियास यामेर को हराया। ये तो कि पुरुष एकल के खिताब के बाद इसी में यदि आप लोगों से पूछे कि युगल का खिताब किसने जीता है तो युगल का इसमें जो खिताब है ये सिंटारो मोचिजुकी और काइतो उफुगी ने जीता है जो कि एक जापानी जोड़ी है। 2025 के साथ ही चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात करें तो ये एटीपी 100 चैलेंजर प्रतियोगिता है और ये 3 से लेकर 9 फरवरी तक तमिलनाडु के अंदर आयोजित की गई है। अब देखिए साथियों जो एटीपी चैलेंजर है ये बार 2025 में क्या है कि 4 एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है जिसमें से पहली जो प्रतियोगिता है ये चेन्नई के अंदर हुई है तमिलनाडु के 3 से लेकर 9 फरवरी तक। दूसरा कहां पर आयोजित किया जाएगा इसका? तो दूसरा दोस्तों बेंगलुरु के अंदर आयोजित किया है 10 से लेकर 16 फरवरी तक। तीसरा किया जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में 17 से लेकर 23 फरवरी तक और चौथा दिल्ली में आयोजित किया जाएगा 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक। अब ये दोस्तों आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है जो कि आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कभी एशिया का सबसे बड़ा जो एरो शो है इसका नाम है एरो इंडिया 2025। इसका जो आयोजन है यह कहां पर किया जाएगा? इसका दोस्तों जो आयोजन है यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर किया जाना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों जो एशिया का सबसे बड़ा एरो शो है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। आप लोग 7 जनवरी की क्लास देखिएगा। मैंने आपको 7 जनवरी को इसके बारे में पढ़ा है लेकिन फिर से ये चर्चा में रहा है तो मैंने आपको फिर से पढ़ा दिया एक बार। ये जो एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो है ये कर्नाटक के बेंगलुरु में जो वायुसेना स्टेशन है येलेहांका में यहीं पर आयोजित किया जाएगा। आयोजन 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक किया जा रहा है और इस बार इसका संस्करण कौन सा है? तो 15वां संस्करण। जबकि साथियों इसका विषय क्या है? तो 1 अरब अफसरों का रनवे 2025 के लिए एरो इंडिया शो का विषय। अब एक बार साथियों आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। मैं आपको कुछ प्रमुख सम्मेलन के बारे में रिवाइज कराता हूँ। याद करिए क्वाड सम्मेलन पूछा आप लोगों से 2024 वाला तो अमेरिका के अंदर आयोजित किया गया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें 2024 वाली की तो रूस के अंदर हुआ था। एएससीओ की जो बैठक है इस बार इस्लामाबाद के अंदर हुई थी पाकिस्तान में। और 50वां भी G7 शिखर सम्मेलन के बारे में बताया था। ये कहां पर हुआ था? तो इटली के अंदर। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि अभी आईसीसी ने क्या है कि दिसंबर 2024 के लिए जो पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है इसके लिए किसे चुना है। तो इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और अब हम मिलेंगे जल्दी अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।